नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात मुकुल रॉय की, जो बीजेपी को छोड़कर वापस टीएमसी में लौट गए हैं। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए आज उन्होंने घर वापसी कर ही ली। आज दोपहर 3 बजे के करीब वो अपने घर से सीधे तृणमूल भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मौजूद थीं। करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने पार्टी में उनका स्वागत किया। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उनके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और विधायक बीजेपी में गए, लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार और शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद को देखकर मुकुल रॉय ने घर वापसी का मन बना लिया। এবার শুভ্রাংশু রায়কেও উত্তরীয় পরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত জানাচ্ছি। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। Mukul Rai joined, it is final, and from our side we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlords. And it is a party for only agency. So agency is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that you are asking same question every day. Don't do it. और सीधा रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, जिस तरह से मुकुल रॉय अब वापस टीएमसी में चले गए हैं और इसके पहले उनको रोकने की बड़ी कोशिशें लगी कि ऐसा हुआ है, कितना बड़ा नुकसान इसे बीजेपी मान रही है अपनी पार्टी के लिए बंगाल में खासकर? देखिए, बड़ा झटका है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मुकुल रॉय उन नेताओं में से हैं जिन्होंने की जमीन पर तृणमूल कांग्रेस का संगठन खड़ा किया था। वो पहले दिन से टीएमसी के साथ थे और इसीलिए जब 2017 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे तो बीजेपी ने इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित किया था। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद कई सारे विधायक सांसद भी मुकुल रॉय तोड़ने में कामयाब रहे थे। टीएमसी से उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया और इसका असर सीधा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब 18 सीटें बीजेपी ने 42 में से पश्चिम बंगाल में जीती। लेकिन अभी हुआ क्या कि जब शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी लेकर के आई तो उसके बाद से मुकुल रॉय को अपना कद थोड़ा घटता महसूस हुआ बीजेपी के भीतर। हालांकि यहाँ पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, वहां पर उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, लेकिन मुकुल रॉय की शायद उम्मीदें कुछ अलग थीं। हमने ये देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस पूरे दौरान वो चुप रहे, ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ उन्होंने नहीं कहा और कृष्णानगर जो विधानसभा क्षेत्र था वो वहीं तक सीमित रहे। जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी को एलओपी बना दिया गया विधानसभा का, तभी से लग रहा था कि शायद मुकुल रॉय को ये फैसला पसंद न आया हो। हालांकि जब ये फैसला हुआ तो ट्विटर पर उन्होंने बधाई दी थी। 8 मई का जो उनका ट्वीट है मुकुल रॉय का, उसमें वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे, राज्य में लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन आज वो पाला बदलकर बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं। बीजेपी को नुकसान इस लिहाज से है कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, जिसमें बीजेपी को उम्मीद है कि जो 18 सीटें उनको न सिर्फ बहाल रखा जाए बल्कि ज़्यादा सीटें जीती जाए, उस मिशन को झटका लगा है मुकुल रॉय के जाने से। और दूसरा, टीएमसी को इससे लाभ हुआ है कि टीएमसी का ये लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव में सारी सीटें जीती जाएं ताकि ममता बनर्जी पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकें। ये उस दिशा में पहला कदम है। और जैसा अभी आपने ममता बनर्जी को सुना, वो कह रही हैं कि बीजेपी दूसरी जगह सारी पार्टियों को तोड़ रही है, तो ये साफ तौर पर इस बात का भी इशारा है कांग्रेस पार्टी को, जिसके राहुल गांधी के करीबी हैं जितेंद्र प्रसाद, वो छोड़ करके बीजेपी में चले गए। तो ये बाकी विपक्षी पार्टियों को भी एक संदेश है कि ममता बनर्जी दिन ब दिन पश्चिम बंगाल में मजबूत होती जा रही हैं और जो चुनाव जीता है, जब लोहा गर्म है, उसी गर्म लोहे पर उन्होंने चोट की है। जी,
बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब बीजेपी के लिए थोड़ा ये बड़ा झटका है और देखते हैं कि आगे अब क्या और भी लोग जाते हैं इनके पीछे पीछे, जिस तरह से इनके साथ बीजेपी में आए थे। और एक और प्रदेश जो कि जल्द ही चुनावों में जाएगा, उत्तर प्रदेश, जहां पर पिछले 2 हफ्ते से जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 70 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे और उनके साथ यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इससे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हाल ही में बीजेपी ने यूपी के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। और हम सीधा चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास, जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल रॉय की बीजेपी से वापस टीएमसी में वापसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सौरभ, ये कितना बड़ा एक झटका दिया है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने कितना बड़ा एक संदेश दिया है यहाँ पर बीजेपी को कि अभी बंगाल में जो उनकी ताकत है वो बिल्कुल अनचैलेंज्ड है। देखिए, बीजेपी के तरफ से हमेशा दिया जाता है। कल भी ऐसा झटका बीजेपी की तरफ से दिया गया था, लेकिन आज जो बंगाल में हुआ है वो बिल्कुल ऑपोजिट, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। और ये ज़रूर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मुकुल रॉय बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। वो जब छोड़ के गए थे तृणमूल से 2017 में, और उनको आज जिन्होंने पार्टी में स्वागत किया वो अभिषेक बैनर्जी था, जिन्होंने जो एक दूसरे से गले भी मिले उन्होंने। और जब मुकुल रॉय छोड़ के गए थे तृणमूल कांग्रेस, तब उनका मतभेद था अभिषेक बैनर्जी के साथ। आज उन्होंने कहा कि मतभेद तब भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेंगे। तो ये ज़रूर एक मुकुल रॉय की तरफ से एक जो ये है मैसेज है, क्योंकि मुकुल रॉय का कहना है कि वो बीजेपी में काम नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्हें पूछा गया कि शारदा और नारदा के बारे में भी बताया गया, तो ममता बनर्जी ने खुद उनके डिफेंस में आए और बहुत सारे जो ये है वो दिए। लेकिन यहाँ पे एक जो बात ज़रूर है वो ये है कि मुकुल रॉय को ममता बनर्जी ने कहा है उनको उचित पद दिया जाएगा। और वो सीनियर लीडर थे, पहले भी पार्टी में ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से थे। पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे संगठन है, उसे खड़ा करने में उनका एक अहम भूमिका थी। लेकिन अब वो तृणमूल में आ गए हैं वापस। बीजेपी में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी ने 18 सीट पश्चिम बंगाल से जीते। और ये जो जीत थी बीजेपी के, इसके बारे में जो श्रेय है वो भी कुछ हद तक मुकुल रॉय को दिया जा रहा था, क्योंकि मुकुल रॉय ऑर्गेनाइजेशन मैन है, पार्टी के लिए काफ़ी काम किया। लेकिन अब वो उनका कहना है कि वो नाखुश थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। और ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानकर वो वापस अपने पुराने दल में लौट आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो वापस लौट आए हैं और नज़र अब शायद सीधे तौर पर लोकसभा चुनावों पर होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
यूपी कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद सबकी नजरें राजस्थान में चल रहे सचिन पायलट पर टिकी हैं। सचिन पायलट थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने आज ये संकेत दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। दरअसल पिछले साल पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन साल भर बाद भी कमेटी की रिपोर्ट न आने से सचिन पायलट ने कुछ दिन पहले खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। आज उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। पिछले साल आज के दिन ही उन्होंने बगावत का बिगुल फूंका था। इस बीच बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा से उनकी बातचीत होने की खबरें भी उड़ रही थीं, लेकिन सचिन पायलट ने आज रीता बहुगुणा से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की हो। क्या बोला? रीता बहुगुणा जो आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आज एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, इस बारे में पार्टी को सोचना होगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को एक मेजर सर्जरी की जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो 23 लोगों की चिट्ठी थी, जो वो बात कहीं ना कहीं अभी भी सच है। हाँ, बिल्कुल, इसमें क्या शक है। कांग्रेस में रिफॉर्म की जरूरत है, कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी होगी। देखिए, कोई भी पार्टी अगर अपने आप में सुधार नहीं लाएगी तो निश्चित रूप से जब लोगों की आकांक्षाएं, लोगों के जो सपने हैं वो साकार नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं तो पार्टी को नुकसान होगा ना। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग जरूर छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी को इस बात को सोचना होगा। हम तो पार्टी के साथ हैं, हम साथ रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी सुधार नहीं करेगी, बातें नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से अब क्या लगता है आपको, कांग्रेस का सेशन होगा, कब होगा? क्या आपको लगता है कि गांधी सरनेम ही कांग्रेस को रूल कर सकता है या फिर कोई नॉन गांधी भी हो सकता है? मेरा अंतिम सवाल। देखिए, इसके बारे में ना तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा, ना मैं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो उन लोगों में से हैं जो सुधार चाहते हैं और निश्चित रूप से इलेक्शन तो होगा जरूर कांग्रेस प्रेसिडेंट का। अभी थोड़ा कोविड की वजह से डिले हो गया, लेकिन वो तो जरूर होगा। हम चाहते हैं कि CWC का भी इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि बाकी चीजें भी हो जो हमने कही थी चिट्ठियों में। ये नेतृत्व को मालूम है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मालूम है और मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उसके अपने ही परिणाम होंगे। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे हटने से पार्टी मजबूत होती है तो मैं आज ही हटने के लिए तैयार हूं। सुनील जाखड़ किसी भी कांग्रेस के उस प्रयास के अंदर कोई रोड़ा नहीं बनना चाहता। सुनील जाखड़ पहले दिन से ये कह रहा है भी अगर किसी और को PCC प्रधान बना के कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही हम उसी संस्कृति के उपज हैं जहां हमने सीखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जहर निकला था। साहब, सुनील जाखड़ उस विष को पीने के लिए तैयार है। सुनील जाखड़ कभी भी कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और मजबूती के अंदर कभी भी रोड़ा नहीं बनेगा। सुनील जाखड़ को हटाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही अभी इसी समय कर दी जाए ताकि इकट्ठे होकर लड़े। केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर घर राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन और मोहल्ला क्लिनिक से दवा तो पहुंचा नहीं सके। उन्होंने कहा कि हर घर राशन भी एक जुमला है। रविशंकर प्रसाद ने केंद्र की वन नेशन वन राशन योजना का उल्लेख करते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रही है। सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर ये स्कीम हर जगह लागू है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं हुआ।
हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है, इसका जवाब देवो। क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? तो न तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप एसटी एससी की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने रविशंकर प्रसाद के हमलों का जवाब देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आज लोग केंद्र में ऐसा नेतृत्व देखना चाहते हैं जो पूरा दिन राज्य सरकारों को गाली देने और उनसे लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर चले। देश तब आगे बढ़ता है जब 130 करोड़ लोग, सभी राज्य सरकार और केंद्र मिलकर टीम इंडिया बनकर काम करेंगे। इतना गाली गलौज अच्छा नहीं है। अगर कोई अमीर आदमी, कोई सक्षम आदमी फोन करके अपने घर पे पिज्जा घर पे डिलीवर करा सकता है, तो सरकार गरीब लोगों का राशन उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा सकती? यही तो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। आज केंद्रीय मंत्री जी आके एकदम गाली गुफ्तार करने लगे, ये तो ऐसे हुए वैसे हैं, इतने करप्ट हैं। अरे सर जी, अगर 21वीं सदी में कोई मुख्यमंत्री बैठ के, IIT से पढ़ा हुआ एक मुख्यमंत्री बैठ के ये सोच रहा है कि गरीब लोगों के घर राशन डोर स्टेप डिलीवरी पे, उनके दरवाजे पे सरकार लेके चली जाए, तो इसमें गलत क्या सोच रहा है? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी जारी है। कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। पिछले 5 हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में कीमतें हैं। यहां आज पेट्रोल 102 रुपए 4 पैसे, डीजल 94 रुपए 15 पैसे लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 85 पैसे, डीजल 86 रुपए 76 पैसे लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 97 रुपए 19 पैसे, डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के गोल मार्केट में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता और दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, उनसे बात की हमारे सहयोगी रविचंद्रन शुक्ला ने। पेट्रोल और डीजलों के बढ़ती कीमतों के खिलाफ में आज जो कांग्रेस है वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। देश भर में उनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोरोना काल है, चूंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल यहाँ पर, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अनिल चौधरी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरीके से तमाम सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल पिछले 1 साल में तकरीबन 20 से 25 रुपए की जो वृद्धि है वो हुई है, तो उसी के खिलाफ में ये सारा प्रदर्शन चल रहा है। शक्ति सिंह गोहिल जी से बात करेंगे। शक्ति जी, ये बताइए कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं टैक्स कम कर रहे हैं? देखिए, टैक्स कौन बढ़ा रहा है? जो वैट के दर नहीं बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर जो टैक्स बढ़ रहा है वो सेंट्रल एक्साइज और सेस बढ़ा रहे हैं। और आज तक देश का इतिहास रहा है, हमारी सरकार थी कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट,
भाजपा वाले हल्ला बोल करते थे। $135 से लेके $165 पर बैरल की प्राइस गई थी, तब भी इतने दाम नहीं बढ़ने दिए थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड बहुत सस्ता हो गया है। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हुए लोगों को राहत मिली। यहाँ पे मोदी सुल्तान का महल बनाने के लिए 22,000 करोड़ खर्च करते हैं और जो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहली जिम्मेवारी एक्साइज कम हो, सेस बंद हो और लोगों को फायदा मिले। जरूरत अगर आपको पैसे की है, आपके पास पैसे नहीं, तो ये विस्ता प्रोजेक्ट बंद करो ना भैया। 22,000 करोड़ क्यों बर्बाद कर रहे हो? तौर पर इस तरीके से तमाम सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ है कहीं ना कहीं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो बढ़ रही है उसमें एक्साइज ड्यूटी तो शामिल ही है, जो राज्य सरकार के टैक्स होते हैं वैट वो भी शामिल है, लेकिन वैट कम करने पर फिलहाल अभी कोई राज्य सरकार सहमति अपनी नहीं दे रही है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चंक है जहाँ से आमदनी आती है। तो अब इस तरीके के धरना प्रदर्शन से सरकार पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके सियासी मायने ज़रूर निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश इस महंगाई पर की जा रही है। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में सागर जिले के गढ़ाकोटा इलाके में सुनार नदी में अचानक पानी बढ़ने से 4 बच्चे नदी के बीच फंस गए। सागर जिला मुख्यालय ने एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद किसी तरह उन चारों बच्चों तक पहुंची और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। बच्चों की उम्र 5 से 6 साल के बीच है। Hindi, hindi,